नमस्कार साथियों, मैं हूं सुमन और आप देख रहे हैं डिसेंट लॉ प्लेटफॉर्म। डियर ऑडियंस, आप लोगों को पहले से पता है कि हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों तक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से संबंधित तमाम लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं। और अभी यूट्यूब पे एक सीरीज में चला रहा हूं 30 डेज चैलेंज प्रोग्राम। अगर आप इस प्रोग्राम को नहीं ज्वाइन किए हैं तो जाइए, आज भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अब आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम रह गया है और चाहते हैं कि मात्र 10 दिनों में इस एग्जाम की तैयारी कर लूं। तो मेरे दिए गए कांटेक्ट नंबर पर आप जरूर कांटेक्ट कीजिए, 10 दिन की क्लास ज्वाइन कीजिए और 100% यह मानकर चलिए कि आपकी पैसा रिफंड कर दिया जाएगा जो बैच की चार्जेस है। ओनली 500 रुपीज में हमने इस बैच को शुरू किया है जो कि रिफंडेबल है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों की सिलेक्शन हो जाए, यानी कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर हो जाए, और होगी भी। तो डियर स्टूडेंट, जो बातें मैं बता रहा हूं आप लोगों को क्लासेस के माध्यम से, जो बातें मैं यूट्यूब पे आकर कर रहा हूं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों को सभी वीडियोज को देखना चाहिए। अगर आप पूरे वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए डिसेंट लॉ प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर, वहां पर प्लेलिस्ट में आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की सारे वीडियोज मिल जाएंगे। 30 डेज चैलेंज प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया है, उसमें आपको डे 1, डे 2, डे 3 करके लेक्चर अपलोड किए गए हैं। तो उस तमाम लेक्चर को आप लोग जरूर देखिए। आज के सीरीज में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और यह वीडियो उन तमाम स्टूडेंट के लिए हैं जो इस बार ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस दे रहे हैं। यस डियर स्टूडेंट, आप एग्जाम देने से पहले क्या क्या करें वो सारी बातें इस वीडियो में मैं करूंगा। देखिए, जब आप एग्जाम देने जाएंगे उससे पहले आपको क्या लेकर के जाना है, क्या लेकर के नहीं जाना है, तमाम बातें, क्या ड्रेस पहन करके जाना है, तमाम बातें इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। देखिए, आप लोगों की जो 2025 में AIBE 20 एग्जाम जो होने वाली है, तो इस एग्जाम का सेंटर अलॉट कर दिया गया है, यानी कि आप लोगों को एडमिट कार्ड मिल रहा होगा। यानी अब आप लोग एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि आयोग की तरफ से एडमिट कार्ड डाउनलोड का ऑप्शंस दे दिया गया है। तो बहुत सारे बच्चों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है, चेक भी कर लिया है कि आपकी सेंटर कहां होने वाली है। तो ठीक उसी प्रकार से मेरा यह कहना है कि अगर आप अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं तो जाइए सबसे पहले और अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, एक और बात, जब एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करेंगे तो आप बेझिझक, जाहिर सी बात है कि आप एग्जाम देने जाएंगे तो उस एडमिट कार्ड पे लिखी गई इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट से पूछता हूं, क्या एडमिट कार्ड पे लिखी गई इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ते हैं? तो वो नहीं पढ़ते, वो केवल एडमिट कार्ड उठाते हैं, एग्जाम में पहुंच जाते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता कि इस एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस पे क्या लिखा हुआ रहता है। तो आयोग के द्वारा, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, इनके द्वारा जो एडमिट कार्ड पर इंस्ट्रक्शंस लिखी गई है, उस इंस्ट्रक्शंस को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। वो इंस्ट्रक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को जानना चाहिए, राइट डियर स्टूडेंट। देखिए, सबसे पहली बात हम इंस्ट्रक्शंस की बात करते हैं। तो पहला नंबर इंस्ट्रक्शंस है, एडमिट कार्ड और फोटो आईडी अनिवार्य है, कंपलसरी है कि आप अपने साथ एडमिट कार्ड जो डाउनलोड किया है आपने, वो एडमिट कार्ड के साथ एक फोटो आईडी प्रूफ, देखिए आईडी प्रूफ की बात नहीं है, फोटो आईडी बोल रहा है, ऐसा आईडी जिसमें फोटो लगा हो, जैसे आधार कार्ड में आपका फोटो रहता है, ड्राइविंग लाइसेंस में आपकी फोटो रहता है, आप पैन कार्ड की बात कर लीजिए या फिर आप वोटर आईडी कार्ड की बात कर लीजिए, तो ये सब आइडेंटिटी कार्ड है, बट ये फोटो आईडी प्रूफ है। तो क्या लेकर जाना है? फोटो आईडी प्रूफ, कोई भी हो जो गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, वो आईडी प्रूफ लेकर के जा सकते हैं, और अपने साथ एडमिट कार्ड। तो आपको एडमिट कार्ड के साथ सरकार द्वारा जारी कोई फोटो आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस लेकर जाना है। बिना एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ के एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। ये बात मैंने पहले भी कहा और अभी मैं आपको दिखा भी दिया हूं।
दूसरा इंस्ट्रक्शन नंबर दूसरा है कि सेंटर की विजिट एक दिन पहले आप क्या करें, सेंटर को मुआयना कर ले कि आपकी सेंटर कहाँ है, कितनी दूर पर है, सेंटर कौन सा है। क्योंकि एग्जामिनेशंस के दिन क्या होता है, अक्सर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, ऑटो वाले लेट कर देते हैं या ट्रैफिक लग जाती है, जिस वजह से आपको एक तो सेंटर का आइडिया नहीं कहाँ है और बहुत सारे लोगों को भी पता नहीं होता है कि कहाँ पर आपका सेंटर है, तो आप खोजते रह जाते हैं, जिस क्रम में लेट होने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए इंस्ट्रक्शंस में खास करके लिखा गया है कि आप अपने सेंटर का विजिट एक दिन पहले ही कर ले, ठीक है। तीसरा नंबर पर इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि रिपोर्टिंग टाइम आपका 11:30 AM बताया हुआ है। 11:30 बजे सुबह जो है रिपोर्ट आपको करना है, वहां पर जाकर के रहना है, एग्जाम सेंटर पर उपस्थिति दर्ज करानी है। अब डियर स्टूडेंट, ऐसा नहीं कि आप 11:30 में ही पहुंच जाइए, जरूरी नहीं है, आप थोड़ा देर के बाद भी पहुंचेंगे, आधा घंटा, कोई दिक्कत नहीं है। रिपोर्टिंग टाइम कहने का मतलब कि आप अपने आप को वहां पर रिपोर्ट कर दीजिए कि मैं यहां हूं। हालांकि इसकी मुआयना नहीं की जाती, लेखा जोखा नहीं किया जाता कि आप आए हैं कि नहीं आए हैं। 11:30 तक तो मैं तो कहूंगा आप लोग 11:30 तक एग्जाम सेंटर पर जरूर पहुंच जाइएगा, क्योंकि जल्दीबाजी में जब आप जाएंगे, जिस समय एग्जाम शुरू होगी उस समय काफी परेशानी हो जाती है। हो सकता है कि आपको गेट पर एंट्री ना मिले लेट के कारण, हो सकता है कि आप ट्रैफिक में फंस जाए, तो आप बहुत प्रेशराइज रहें और एग्जाम में जाकर के आपका दिमाग काम न करे, आप चीजों को समझ ना पाए और गड़बड़ करके चले आए, तो ऐसा भी हो सकता है। इसलिए एग्जाम सेंटर पे, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एग्जाम सेंटर पर रिपोर्टिंग टाइम जो दिया हुआ रहता है, उस रिपोर्टिंग टाइम पर ही रिपोर्ट करें, यह बहुत अच्छा माना जाता है। एंट्री और बंद की बात किया जाए, देखिए 1:15 ये कह रहा है कि 1:15 के बाद किसी भी कैंडिडेट को सेंटर में प्रवेश नहीं मिलेगा, इसलिए लेट बिल्कुल भी ना हो। यानी कि आपको 11:30 बजे तक रिपोर्ट करना है, ठीक है। और आपकी जो गेट है वो बंद हो जाएगी, एंट्री बंद कर दिया जाएगा। कब तक? तो 1:15 में आपकी एंट्री बंद कर दी जाएगी, इस बात को याद रखना है। अंदर क्या ले जा सकते हैं? तो याद रखिएगा, अंदर आप ले जा सकते हैं एडमिट कार्ड, वो आईडी प्रूफ, जो फोटो आईडी प्रूफ है वो ले जा सकते हैं, और बेयर एक्ट ले जा सकते हैं। मैं बार बार बोलता हूं, आप अपने पास बेयर एक्ट को लेकर जा सकते हैं एग्जाम सेंटर पर और एग्जामिनेशन हॉल में भी। याद रखें कि बेयर एक्ट विदाउट कमेंट्री वाला होना चाहिए, जिसमें किसी प्रकार का नोट या किसी प्रकार का कोई केस लॉ का जिक्र ना हो, ठीक है। तो विदाउट कमेंट्री वाला बेयर एक्ट होना चाहिए। किन चीजों पर पूरी तरह से प्रोहिबिट किया गया है, रेस्ट्रिक्ट किया गया है, याद रखिएगा। कुछ मैं लिस्ट बता रहा हूं, जैसे मोबाइल फोन आपको बिल्कुल नहीं ले जाना है, स्मार्ट वॉच हो, डिजिटल वॉच हो, ये बिल्कुल भी नहीं ले जाना है। बैग, हैंड बैग, कैलकुलेटर, हालांकि कैलकुलेटर का कोई मतलब बनता नहीं इस एग्जाम में, बट फिर भी लेकर के नहीं जाना है। इलेक्ट्रॉनिक कोई भी गैजेट आपको लेकर के नहीं जाना है। पेपर्स, बुक, नोट्स, ये सब आपको नहीं लेकर जाना है। आप बेयर एक्ट जिसमें नोट्स और कमेंट हो, वो भी आपको लेकर के नहीं जाना है। और अगर कोई कैंडिडेट ऐसे चीजों का साथ लेकर अगर जाता है, तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है, आपको एग्जाम से बाहर कर दिया जाएगा अगर आप इन चीजों का पालन नहीं करते हैं तो। 7वां नंबर इंस्ट्रक्शंस है कि एग्जाम खत्म होने से पहले आप बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। जब तक एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक आप OMR सीट जमा नहीं कर देते, तब तक आपको बाहर निकलने भी नहीं दिया जाएगा। 8वां नंबर इंस्ट्रक्शंस है कि आंसर सीट पर सिर्फ ब्लू या ब्लैक पेन इस्तेमाल करें। देखिए, जो OMR सीट मिलेगा उस पर ब्लू या ब्लैक पेन, जो बॉल पेन आती है, उसी का इस्तेमाल करें। जैसे आपके OMR में ऐसे लिखा होगा, क्वेश्चन नंबर 1 है तो ऐसे रहेगा 1 का A B C D, फिर क्वेश्चन 2 का A B C D, इस प्रकार से रहेगा। तो आपको करना क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का अगर B सही है तो B पर आप कलर कीजिए। कौन पेन से? जेल पेन से करेंगे क्या? नहीं, जेल पेन से नहीं कीजिएगा, नहीं तो लेपा पोती हो जाएगा, है ना। तो आपको यूज करना है
ब्लू या ब्लैक कलर का बॉल पेन, ध्यान से सुन लीजिए, ब्लू या ब्लैक कलर का बॉल पेन इस्तेमाल करना है तो अपने साथ 2 पेन लेकर जाइएगा और दोनों एक ही कलर का हो, या तो दोनों ब्लैक लेकर के जाइए या तो दोनों ब्लू लेकर के जाइए, ठीक है। ओके, अब 9 नंबर इंस्ट्रक्शंस कह रहा है रोल नंबर भरते समय सावधानी बरतिएगा, आंसर सीट पर वही रोल नंबर भरे जो एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ है, और ओएमआर सीट में सही तरीके से जो भी उसमें भरना है, फिल करना है, सही तरीके से फिल कीजिएगा। किसी भी मिसमैच की स्थिति में डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, आप डिस्क्वालिफाइड कर दिए जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा। 10वां जो इंस्ट्रक्शंस कह रहा है टेक्स्ट बुक निर्देशों का पालन करें। देखिए, जो निर्देश क्वेश्चंस बुकलेट पर दिए हैं उन्हें ध्यान से फॉलो करें। जो क्वेश्चंस पेपर पर, क्वेश्चंस बुकलेट पर दिया हुआ है उस निर्देश को भी आपको फॉलो करना है। तो आपको जो टाइम मिलेगा क्वेश्चंस मिलते ही आप उस पर इंस्ट्रक्शंस को एक बार पढ़ लीजिएगा एग्जामिनेशंस के दौरान, क्वेश्चंस मिलते ही। 11 नंबर पॉइंट कहता है, यानी इंस्ट्रक्शंस नंबर 11 कहता है बुकलेट सेट कोड और रोल नंबर सही सही भरे। देखिए, आंसर सीट पर आपको क्या करना होगा, क्वेश्चंस बुकलेट सेट कोड डालना होगा। देखिए, आपका जो क्वेश्चंस मिलेगा उसका सेट कोड होता है, कोई सेट कोड ए होगा, कोई बी होगा, कोई सी होगा, कोई डी होगा। तो आपकी सेट कोड क्या है वो सही से आंसर सीट पर डालिएगा, ताकि तभी तो पता चलेगा। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल समझिए। कुछ बच्चों को ए सीरीज मिलता है, किसी को बी मिलता है, किसी को सी मिलता है, किसी को डी मिलता है, और सब में क्वेश्चंस उतना ही रहता है और सब में सेम क्वेश्चंस रहता है। लेकिन क्वेश्चंस जो क्वेश्चंस ए ग्रुप वाले में जो क्वेश्चंस 10 नंबर पर है, हो सकता है कि बी ग्रुप वाले में वही क्वेश्चंस 25 नंबर पर मिले, वही क्वेश्चंस डी ग्रुप वाले को 10 नंबर 15 नंबर पर मिल जाए, वही क्वेश्चन सी ग्रुप वाले को हो सकता है 18 नंबर पर मिल जाए। तो ये नंबर का हेरा फेरी रहता है, बाकी क्वेश्चंस उतना ही रहेगा, क्वेश्चन सेम रहेगा, नंबर का हेरा फेरी रहता है। तो जब आप क्वेश्चंस का कोड नहीं डालेंगे, सेट कोड नहीं डालेंगे, तो फिर कैसे आपकी आंसर चेक की जाएगी, किस क्वेश्चंस का है, आपने जो आंसर शीट तैयार किया है ये किस क्वेश्चंस का है, सेट ए का है कि बी का है कि सी का है कि डी का है। तो ये जरूर डालें। अगर ऐसा नहीं डालेंगे तो आपका पूरा बनाया हुआ पानी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तो इस बात को याद रखिएगा। फिर से मैं बोल दूं, क्वेश्चन सेट कोड ओएमआर शीट पर जरूर डालिएगा, तभी पता चलेगा कि आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो क्वेश्चन सेट कोड ए का है कि बी का है कि सी का है कि डी का है, ठीक है। ओके, अब ये इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 12 नंबर इंस्ट्रक्शंस कह रहा है कि 40% से अधिक डिसेबिलिटी को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति लो विजन जिसका है या कोई ब्लाइंड है, तो या कोई 40% से अधिक डिसेबल्ड है, वैसे कैंडिडेट को 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है पर आवर पे। यानी कि यह एग्जाम पूरे 3 घंटे की होती है, 3 घंटे की एग्जाम है, तो हर घंटे में 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। किसको? जो 40% से अधिक डिसेबल्ड पर्सन होंगे उनको। तो पहला घंटा में 20 मिनट मिला, फिर दूसरा घंटा में 20 मिनट मिला, और फिर तीसरा घंटा में 20 मिनट मिला। बाकी स्टूडेंट को 3 घंटा हुआ और इसको 1 घंटा, यानी 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट 60 मिनट, मतलब 1 घंटा। तो 3 घंटा ये और 1 घंटा ये, 4 घंटा। मतलब जनरल लोगों के लिए जो बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो वैसे स्टूडेंट को 3 घंटे की टाइम मिलती है। लेकिन जो डिसेबल्ड पर्सन है, 40% से अधिक उनकी डिसेबिलिटी जो है 40% से अधिक है, तो वैसे स्टूडेंट को 1 घंटे का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। तो यानी आपको 3 घंटा, तो उसको 4 घंटा मिल जाएगी। अब ये 13 नंबर जो है ये कह रहा है स्क्राइब की सुविधा, यानी राइटर लिखने में असमर्थ उम्मीदवार। मान लीजिए कि कोई ब्लाइंड पर्सन है, उनको दिखता नहीं है, वो असमर्थ है, वो फॉर्म को फिल ओएमआर सीट को फिल नहीं कर सकता, तो उस क्रम में क्या होगा? उस क्रम में वो अपने साथ स्क्राइब को लिया जा सकता है। यानी कि याद रखिएगा, यह कैंडिडेट खुद परीक्षा नहीं लिख सकता,
ब्लाइंडनेस, हो सकता है कि वो उनकी लो विजन है, इस वजह से वो देखने में असमर्थ है, उनके आँख ही नहीं है, इस वजह से वो नहीं देख पाता है, तो इस क्रम में वो नहीं लिख पाएगा। तो आप अपने साथ स्क्राइब को लेकर जा सकते हैं और याद रहे स्क्राइब को आपके आयोग के द्वारा कोई दिया नहीं जाता है, ये आप खुद से लेकर के जा सकते हैं। ये प्रोवाइड नहीं किया जाता एग्जामिनेशंस के द्वारा। तो याद रखिएगा स्क्राइब 10वीं 12th पास स्टूडेंट होना चाहिए, यानी वैसे कैंडिडेट जो 10वीं और 12वीं की कक्षा पास कर चुका है वही स्क्राइब का रोल निभा सकता है। और याद रहे पॉलिटिकल साइंस, लीगल स्टडीज का स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस का भी नहीं होना चाहिए, लीगल स्टडीज का भी स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, याद रहना चाहिए। और स्क्राइब को आधार कार्ड आईडी देना होगा। स्क्राइब जो आपके साथ जाएगा, जो लिखने में असमर्थ है, उसके साथ कौन जाएगा? तो एक जो राइटर है, स्क्राइब है, वो जाएगा। अगर उसकी इच्छा है ले जाने का तब, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई अंधा व्यक्ति ले जाना चाहता है स्क्राइब को तो ले जा सकता है, लेकिन स्क्राइब कैसा होना चाहिए? 10वीं या 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए। दूसरी बात, वो स्क्राइब जो है किसी पॉलिटिकल साइंस या किसी लीगल स्टडीज से नहीं होना चाहिए। एग्जामिनेशन सेंटर स्क्राइब उपलब्ध नहीं कराएगा। मैंने आपको पहले भी कहा कि एग्जामिनेशंस के द्वारा स्क्राइब उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। स्क्राइब की क्वालिफिकेशन कैंडिडेट से एक लेवल नीचे होनी चाहिए, यानी कि जो ब्लाइंड व्यक्ति है, लॉ पढ़ा हुआ है, तो उससे एक लेवल नीचे का होना चाहिए। ठीक है, तो लॉ 12th के बाद होती है, तो 12th तक का स्टूडेंट आप इजिली एज अ स्क्राइब ले जा सकते हैं। 14 नंबर इंस्ट्रक्शन कहता है कैंडिडेट प्रोविजनल है, यानी आपकी AIBE परीक्षा देने की पात्रता जांच के अधीन है। अगर बाद में पता चलता है कि आप पात्र नहीं थे तो आपकी कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दी जाएगी। बात समझ में आ रही है? यानी कि यह AIBE एग्जाम जो होती है यह पात्रता जांच के अधीन की जाती है। अगर बाद में पता चलता है कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं थे तो आपकी कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दी जाती है। और 15वां नंबर जो आपका इंस्ट्रक्शन से ये कह रखा है, नकल करते पकड़े गए तो प्रतिबंध लगाया गया है कि अगर कोई कैंडिडेट नकल या अनुचित साधन अपनाते पकड़ा गया तो उसे डिबार किया जाएगा, यानी डियर स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई उसे भी कर दिया जाएगा। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 15 इंस्ट्रक्शंस हमने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया है और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको पहले भी कह दिया कि आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जाने से पहले तमाम बेयर एक्ट जो आपने परचेज किया है विदाउट कमेंट्री वाला उसे लेकर के जाइएगा। अपने साथ एक आईडी वाला यानी फोटो वाला आईडी लेकर के जाइएगा, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, है ना, तो वो आप कैरी ऑन कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड लेकर जरूर जाइएगा। डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बातें कह देता हूं। एडमिट कार्ड की 2 फोटोकॉपी करा लीजिएगा, एक फोटोकॉपी डाल दीजिएगा अपने कहां, जहां डॉक्यूमेंट रखते हैं, जहां फाइल रखते हैं वहां डाल दीजिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ बच्चे बाद में सोचते हैं कि सर हम फॉर्म तो फिलअप किए थे, हमें रोल कोड ही याद नहीं है, एग्जाम का कैसे चेक करें, मेरा रिजल्ट आ गया है कैसे नहीं चेक करें। तो कुछ बच्चे मोबाइल से फॉर्म फिलअप करते हैं, उनके मोबाइल में मिल जाता है। कुछ बच्चे मोबाइल से फॉर्म फिलअप नहीं करते तो उनको मैसेज भी नहीं मिलता जल्दी। तो इसलिए आप क्या करें, अगर साइबर कैफे से फॉर्म फिलअप किए हैं तो 2 एडमिट कार्ड निकाल लीजिएगा, एक को अपने डॉक्यूमेंट जहां रखते हैं वहां डाल दीजिएगा। ठीक है, भविष्य में भी काम आएगी आपको। ओके, तो यह बात है। डियर स्टूडेंट, एक और बात जो अहम बातें हैं, अपने साथ क्या लेकर जाना है? एडमिट कार्ड, अपने साथ फोटो वाला आईडी प्रूफ, अपने साथ 2 ब्लैक या ब्लू कलर का बॉल पेन लेकर के जाइएगा। और मैं तो कहूंगा आप पासपोर्ट साइज 2 फोटो भी रख लीजिएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि आपकी चेहरा मैच नहीं करती है, कभी कभी आपकी चेहरा मैच नहीं करती है तो वो चेक भी कर लिया जाता है। जनरली ऐसा इंस्ट्रक्शंस में लिखा हुआ नहीं है। मैं कहूंगा कि एक फोटो आप रख कर ले जाइएगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि सबके घर में फोटो तो होता ही है पासपोर्ट साइज, वो ले जाइएगा। डियर स्टूडेंट, एक और बात है,
एक और बात क्या, सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि यहां पर इंस्ट्रक्शन में भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है whom so ever it may concern, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस का उद्देश्य क्या है। देखिए, जब आप बार काउंसिल ऑफ स्टेट, किसी भी स्टेट के जो बार काउंसिल है, स्टेट बार काउंसिल में आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, समझ लीजिए, पहले मैं कुछ बातों समझा देता हूं। यहां पर आप सबसे पहले एलएलबी कर लिए। एलएलबी या तो आप 5 साल वाले किए हैं या तो 3 साल वाला आपने किया है। तो एलएलबी करने के बाद आप क्या करते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो प्रैक्टिस, सीधे प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते हैं आप, सीनियर के नीचे काम करेंगे तो उसको प्रैक्टिस नहीं कहेंगे। प्रैक्टिस करने का मतलब है कि आप एआईबी देने के बाद स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया में, इंडिया नहीं बोलेंगे, स्टेट बार काउंसिल बोलेंगे। तो स्टेट बार काउंसिल में आप सबसे पहले इनरोलमेंट कराते हैं, राइट। यानी एलएलबी करने के बाद प्रैक्टिस करने के लिए स्टेट बार काउंसिल में आप क्या कराते हैं, इनरोलमेंट कराते हैं। इनरोलमेंट कराने के 2 साल के अंदर, याद रखिएगा, इनरोलमेंट कराने के 2 साल के अंदर आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस क्लियर करना होता है। मैं रिपीट कर दूं, इनरोलमेंट कराने के, यानी स्टेट में जो स्टेट बार काउंसिल है उसमें इनरोलमेंट कराने के 2 साल के अंदर आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस क्लियर करना होता है। और अगर क्लियर नहीं कर पाते इस 2 साल के अंदर, तो आपकी प्रैक्टिस बंद कर दी जाएगी। इसका यह मतलब नहीं कि फिर से आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, नहीं, आपकी प्रैक्टिस पर रोक लगा दी जाएगी। यानी कि जैसे आपने एलएलबी कर लिया, एलएलबी करने के बाद आपका इच्छा हुआ प्रैक्टिस करने का, तो सबसे पहले गए आप स्टेट में, स्टेट बार काउंसिल में जाकर के आपने इनरोलमेंट करा लिया। इनरोलमेंट कराने के बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं 2 साल तक, 2 साल तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। और 2 साल के अंदर में आपको एआईबी क्लियर करना होता है। और अगर 2 साल के अंदर में एआईबी क्लियर नहीं कर पाए तो आपकी प्रैक्टिस रोक दी जाएगी। प्रैक्टिस केवल रुकती है, हालांकि करते रहता है लोग, लेकिन अब नियम आ गया है कि प्रैक्टिस आपको एकदम 100% रोक दी जाएगी। अब प्रैक्टिस आप नहीं कर सकते जब तक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन नहीं निकालेंगे। तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कितनी बार दे सकते हैं आप, 100 बार दीजिए, 1 लाख बार दीजिए। मेरा ऐसा कहने का मतलब है, 1 लाख बार कहने का मतलब यह है कि आपको जितना इच्छा है उतनी बार दीजिए, जितनी बार आप दे सकते हो उतनी बार दीजिए, जितने बार में निकाल लीजिएगा उतनी बार आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इस पर रोक नहीं है। रोक क्या है कि जब तक आप एआईबी क्लियर नहीं करेंगे तब तक आप आगे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। 2 साल तक आप प्रैक्टिस किए हैं, क्यों, क्योंकि आपने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाया, इनरोलमेंट करवाया, तो इस आधार पर आप 2 साल तक तो प्रैक्टिस कर लिए। लेकिन अब नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको जरूरी है कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर कीजिए, और जब क्लियर कीजिएगा तभी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिएगा, नहीं कीजिएगा प्रैक्टिस स्टार्ट नहीं हो पाएगी आपकी। तो यही बात है आपका कुल मिलाकर, और यही बात लिखा हुआ है कि एआईबी 2010 से आयोजित की जा रही है। हर नए एडवोकेट को इनरोलमेंट के 2 साल के भीतर यह परीक्षा पास करनी होती है, तभी वह आगे प्रैक्टिस जारी रख सकता है, अदरवाइज प्रैक्टिस नहीं कर सकता। तो डियर स्टूडेंट, मन में बहुत सारे सवाल रहे होंगे, मन में बहुत सारे मिथ रही होगी, उन सारी सवालों का जवाब मैंने इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो के माध्यम से अपनी डाउट को, अपनी कॉन्सेप्ट को क्लियर किए होंगे। और जाते जाते आप सभी लोगों को मेरा ऑल द बेस्ट। आप सब लोग एग्जाम में बेहतर कीजिए, और मैं पूरी सीरीज को, जो 30 डे चैलेंज है, उस पूरी सीरीज को कंटिन्यू करूंगा, पूरे 30 वीडियोज अपलोड करने का प्रयास करूंगा। डियर स्टूडेंट, अगर आपके मन में अभी भी डर लग रहा है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर होगा कि नहीं, तो आप आज ही मेरा बैच ज्वाइन कीजिए, ओनली 500 रुपीज, जो कि रिफंडेबल है। अगर किसी कारणवश आपकी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो पाती तो वह पैसा मैं रिफंड कर दूंगा। मैं बार बार बोलता हूं, 10 दिन मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको वो सारी बातें बताऊंगा कि किस तरह से आप एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आप भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज ही मैसेज करें, फोन करें 7992300615।
इस नंबर पर मैसेज या कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको क्लास का लिंक प्रोवाइड करूंगा। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।